नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली। आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, नामांकन प्रक्रिया पालघर जिले के लिए समाप्त हो चुकी है। कल 3 तारीख को आखिरी दिन था। पालघर में लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों ने अपने नामांकन भर दिए। पालघर जिला मुख्यालय से जो प्रेस नोट जारी हुआ उसमें अंतिम आंकड़ेवारी जो आई वो आंकड़ेवारी मैं आपको बताना चाहूंगा। कुल 17 कैंडिडेट्स ने 17 उम्मीदवारों ने 26 नामांकन पत्र भरे हैं। ये आखिरी आंकड़ेवारी है। 17 में मुख्य तौर पर जो है वो आप सभी जानते हैं कि महाविकास आघाड़ी भारतीय कामड़ी ने अपना नामांकन भरा। उनके पहले बहुजन विकास आघाड़ी के राजेश पाटिल ने भरा था। हालांकि राजेश पाटिल का वो नामांकन एक डमी था एक मामले में, क्योंकि राजेश पाटिल ने कल दोबारा से बड़े ही जोश जल्लोश के साथ अपना नामांकन भरा। और कल भी एक नामांकन नहीं भरकर बहुजन विकास आघाड़ी ने 2 नामांकन पत्र भरे हैं। एक राजेश पाटिल की तरफ पाटिल का भरा है जो अधिकृत उम्मीदवार है, और एक डमी के तौर पर पूर्व सांसद बलिराम जाधव का भरा गया। वैसे ही बीजेपी ने अपना नामांकन भरा कल जल्लोश से। तो ये 3 बड़ी पार्टियां मुख्य रूप से इनके नामांकन की चर्चा काफी हुई। उसके अलावा कई क्षेत्रीय पार्टियां उन्होंने नामांकन भरा है, जिसमें भी एक प्रत्याशी ने 2 से अधिक नामांकन भी भरे हैं। खुद राजेश पाटिल के 2 से अधिक नामांकन है। उसके पीछे का कारण हम सभी जानते हैं कि कभी अगर एक नामांकन रद्द हुआ किसी कारणों से तो दूसरे नामांकन से उस प्रत्याशी का जो नामांकन है वो बाहर नहीं हो जाए, इसके लिए डमी फॉर्म दूसरे भरे जाते हैं। तो वो बड़ी बात नहीं है। आज नामांकन की स्क्रूटनी है, छंटनी है। आज जिसमें यह देखा जाएगा कि किनके नामांकन जो भरे गए उनमें जो दी गई सूचनाएं हैं क्या वे सूचनाएं सही है। तो इस स्क्रूटनी के बाद कितने नामांकन एक्सेप्ट होते हैं और कितने रिजेक्ट होते हैं। उसके बाद 6 तारीख को नामांकन पत्र उठाने का दिन। कल 5 तारीख सरकारी सार्वजनिक अवकाश है। 6 तारीख को नामांकन पीछे लेने का विड्रॉ करने का दिन है। उसके बाद में जो कोई नामांकन विड्रॉ कर देता है उसके बाद में अंतिम 6 तारीख को यह मालूम पड़ेगा कि कुल कितने उम्मीदवार यहां पालघर लोकसभा सीट के लिए मैदान में उतरे हैं। और 6 तारीख को ही चुनाव आयोग उन सभी प्रत्याशियों को अपने अपने चुनाव चिन्ह आवंटित कर देगा। हम सभी जानते हैं कि चुनाव चिन्ह की काफी महत्वता है चुनाव में, क्योंकि नाम कई बार प्रत्याशियों के सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं। ऐसे में मतदाता है वो अपने प्रत्याशी के चुनाव चिन्ह को ज्यादा तवज्जो देता है नाम की जगह। तो इसके लिए चुनाव चिन्ह काफी अहमियत रखता है। और बड़ी पार्टियों की बात अगर छोड़ दी जाए, जैसे कि बीजेपी उनका चुनाव चिन्ह कमल का निशान फिक्स है, महाविकास आघाड़ी को मशाल मिला हुआ उन्होंने चुनाव आयोग से लिया हुआ फिक्स है, तो दूसरे लोगों का अपना जो चुनाव चिन्ह है वो उनके लिए अहमियत रखता है। ये बड़ा एक चीज है। हालांकि बहुजन विकास आघाड़ी दूसरे चुनाव में सीटी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ती है, लेकिन और भी किसी ने सीटी पर दावा ठोका हुआ, इसके लिए बहुजन विकास आघाड़ी को क्या चुनाव चिन्ह मिलेगा ये कल 6 तारीख को पूरा जाहिर होगा। तो कुल मिलाकर जैसा कि मैंने बताया 17 उम्मीदवारों ने 26 अर्ज दाखिल की है, और इसकी पूरी स्क्रूटनी आज होकर कितने एक्सेप्ट होने हैं, कितने रिजेक्ट होने हैं और कितने लोग नाम वापस लेने वाले 6 तारीख को मालूम पड़ेगा। उसके बाद में पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि यहां पर कौन कौन मैदान में है। हालांकि फिर बात करें कि मैदान में तो कई लोग होंगे, लेकिन अगर ये मुकाबला कैसा होगा तो मुकाबला त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है, जिसमें एक पक्ष बहुजन विकास आघाड़ी, दूसरा महाविकास आघाड़ी और तीसरा महायुति। अब इनमें से कौन आगे रहेगा कौन पीछे रहेगा, सबके अपने अपने जीत के दावे हैं, लेकिन कई फैक्टर है। उन फैक्टर को अगर ध्यान में रखा जाए तो उन फैक्टर के आधार पर फिलहाल बहुत ज्यादा कुछ कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि इस चुनाव में बहुजन विकास आघाड़ी दावा कर रही है कि हमारा कैंडिडेट जीतेगा। तो बहुजन विकास आघाड़ी के पास फिलहाल अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए अच्छा मौका है, क्योंकि बहुजन विकास आघाड़ी
शहरी क्षेत्र वसई विरार में काफी मजबूत है और ग्रामीण में भी वो लोग पहले से तैयारी करके बहुजन विकास आघाड़ी तैयारी करके बैठी हुई है। उस पर बहुजन विकास आघाड़ी को ये एक विश्वास है कि उसका मतदाता उसको वोट करेगा। बहुजन विकास आघाड़ी के साथ एक फायदा यह भी है कि पिछले दिनों जो हालात हुए शिवसेना में 2 फाड़ हुई, राष्ट्रवादी में 2 फाड़ हुई, तो उसके जो वोटर है वो डिवाइड होंगे, लेकिन बहुजन विकास आघाड़ी का जो अपना पारंपरिक वोटर है वो डिवाइड नहीं होगा। ये बहुजन विकास आघाड़ी को फायदा है। लेकिन एक नुकसान जरूर बहुजन विकास आघाड़ी को हो सकता है। वो नुकसान ऐसा है कि साइलेंट वोटर वो वोटर जो यहाँ वसई विकास में पालघर जिले में स्थानिक लेवल पर बहुजन विकास आघाड़ी को सपोर्ट करता है, लेकिन केंद्रीय लेवल पर बीजेपी को सपोर्ट करता है, वो वोटर अगर बीजेपी को वोट दे जाए तो बहुजन विकास आघाड़ी के लिए कुछ वोटों के लाले पड़ सकते हैं। अब बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी इस समय अपनी जीत का दावा कर रही है। बीजेपी ने कल काफी भीड़ जुटाई, लेकिन बीजेपी का भी हाल वही है कि बीजेपी को इतने दिनों से कैंडिडेट नहीं मिल रहा था। महाविकास आघाड़ी को माफ कीजिएगा, महायुति को इतने दिनों से कैंडिडेट मिल ही नहीं रहा था, और कैंडिडेट मिला तो भी कहीं न कहीं बीजेपी भले ही विश्वास जता रही है कि हमारी जीत पक्की है, लेकिन इतना आसान बीजेपी के लिए भी नहीं है। एक तरफ महाविकास आघाड़ी से जो कि मजबूत होकर उभरी है ये हालात होने के बाद, तो वहीं दूसरी तरफ बहुजन विकास आघाड़ी जो पहले से मजबूत है ही, उन दोनों से मुकाबला बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं है। महाविकास आघाड़ी की बात करें तो महाविकास आघाड़ी के पास मौका ही मौका है, क्योंकि उनके पास सबसे अहम चीज है वो है सहानुभूति। जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने सरकार बनाई थी और उसके बाद में सरकार को तोड़ा गया और जो हालात हुए सभी जानते हैं, उसके बाद सहानुभूति का फायदा महाविकास आघाड़ी को मिलने के पूरे आसार है। एक चीज ये और भी है कि इस चुनाव में पालघर जिले में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कितने मजबूती है इसका अंदाजा भी इस चुनाव में लग जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो कहीं न कहीं सरकार से अलग हुए, उसके बाद उन्होंने ये दावा किया कि हम असली शिवसेना है। तो अब यह देखना जरूरी है कि क्या असली शिवसेना वो जो दावा कर रहे हैं उनका दावा सही होगा। तो ये वोटर, कुछ पदाधिकारियों का यहां से वहां जाना वो बड़ी बात नहीं है, बड़ी चीज है कि वोटर आपको वोट करता है या नहीं। और यहाँ एक अहम चीज ये भी है कि महायुति में से अब की बार शिवसेना शिंदे गुट का कैंडिडेट राजेंद्र गावित नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसका थोड़ा बहुत नुकसान भी महायुति को हो सकता है और कुछ फायदा भी हो सकता है, कुछ कहा अभी नहीं जा सकता है। एक अहम बात हम अभी बात कर रहे थे राजेंद्र गावित की, तो राजेंद्र गावित के साथ में उनकी सोच के हिसाब से अप्रत्याशित हुआ। हालांकि राजेंद्र गावित का पहले से विरोध शुरू था और उसी विरोध के चलते उनकी उम्मीदवारी को झटका लगा है। राजेंद्र गावित को हटाकर बीजेपी ने यहां से हेमंत सावरा को, डॉक्टर हेमंत सावरा को अपना कैंडिडेट चुना है। तो कहीं ना कहीं राजेंद्र गावित जो भले ही उन्होंने विद्रोह नहीं किया, भले ही उन्होंने बगावत नहीं की, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें नाराजगी है और शायद वो नाराजगी भारतीय जनता पार्टी महायुति को चोट कर सकती। और बात करें तो मार्क्सवादी लेनिन पार्टी लाल बावटा, उसने अपना कैंडिडेट उतारा है। उनके भी कुछ अपने ऐसे मजबूत वोटर है जो शायद अपना कैंडिडेट जीता ना सके, लेकिन दूसरे दो को हराने के लिए वो काफी कुछ कर सकते हैं। तो वो ध्यान रखने वाली बात है। जिजाऊ संगठन का भी कैंडिडेट है, वो भी इस समय थोड़ा मजबूती से उभर रहा है। तो कहीं ना कहीं 24-25 लाख की जनता वोटर वाले इस पालघर जिले में कौन पार्टी सरताज बनेगी, किस पार्टी का सांसद चुनकर आएगा, इसका इंतजार 4 जून तक सभी को रहेगा। हम भी बने हुए हैं आपके साथ में नई नई अपडेट लाते रहेंगे। आज के लिए अभी के लिए यहीं पर रुकते हैं।
नमस्कार। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।